इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स। सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम क्या चीज़ है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद डिस्कवरी कि इसको डिस्कवर किसने किया था, थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें पढ़ लेंगे। और फिर कैरेक्टरिस्टिक जो इस चैप्टर में जगह जगह ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने एक साथ लिखे हैं आपके लिए आसानी के लिए। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखो कि एंजाइम क्या है। एंजाइम असल में कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का माने है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। लेकिन ये कौन सा वाला कैटलिस्ट है? ये बायो कैटलिस्ट है या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो क्या काम करता है, रिएक्शन को इंक्रीज एक्सेलरेट करता है, उसके स्पीड को बढ़ा देता है। और सेकंडली इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये अनचेंज रहता है। रिएक्शन के एंड में ये रिकवर्ड हो जाता है, दोबारा ये अपने ओरिजिनल हालात में रिकवर्ड हो जाता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप इन वीवो केमिकल रिएक्शन। अब इन वीवो केवल लिखा है कि लिविंग बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है एंड रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, एंजाइम दोबारा रिकवर्ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये दो रिएक्टेंट है A प्लस B और इसके साथ अगर एंजाइम मिल जाता है, लेट्स से ये E एंजाइम है, तो A प्लस B से जो प्रोडक्ट बनता है, लेट्स से C इसका प्रोडक्ट बनता है, तो इसके साथ ही ये एंजाइम जो है ये अपने ओरिजिनल हालात में रिकवर्ड हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसने डिस्कवर किया था। पाइन ने 1833 में पाइन ने डिस्कवर किया था एंजाइम डायस्टेस को। अब जो पहले इसकी डिस्कवरी हुई तो एंजाइम नाम का नहीं पता था किसी को, ये बहुत बाद में देखो 1877 में FW क्यून यूज द टर्म एंजाइम। इसने एंजाइम का टर्म यूज किया। एंजाइम का मानी है इनसाइड द यीस्ट। जाइम मतलब क्या है? यीस्ट। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है यीस्ट के अंदर। फिर 1897 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था E बचनर। उसने क्या किया, इसके लिए जाइमेस का लफ्ज यूज किया था। और किसके लिए? एक्टिव सब्सटेंस इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो एक्टिव सब्सटेंस था, एक्टिव इसलिए कहा कि ये फर्मेंटेशन करा देता था ग्रेप जूस का। तो ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन जो चीज कराता था, वो एक्टिव सब्सटेंस जो था, उसको इस साइंटिस्ट ने 1897 में जाइमेस का नाम दिया। अब हम इन सबको एंजाइम के नाम से जानते हैं कि डिफरेंट किस्म के एंजाइम हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, ये तो हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी जिसके अंदर हिस्ट्री भी है इसका। फिर कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कौन कौन से है। तो सबसे एंजाइम का जो खास प्रॉपर्टी है वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसके गैर मौजूदगी में भी रिएक्शन होता है लेकिन इंतहाई स्लो होगा। जैसे हमारे सेल के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो और वो रिएक्शन एंजाइम के बगैर हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मे बी कि सालों लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके साथ एंजाइम मिल जाता है तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। और कहते हैं कि 10 to the power 6 से लेके 10 to the power 14 टाइम रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये टाइम को बहुत कम कर देता है और कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सेकंडली, प्रोटीन इन नेचर। जो आपके पास एंजाइम है वो सारे प्रोटीन इन नेचर है। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक एंजाइम जो राइबोजाइम है। राइबोसोम के अंदर राइबोजाइम्स एंजाइम्स है जो कि आरएनए से बना है, प्रोटीन से नहीं बना, लेकिन ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। फिर रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब है कि जैसे रिएक्टेंट के तौर पे इसने काम किया तो ये दोबारा रिकवर्ड हुआ रिएक्शन के एंड पे, तो ये हमेशा अनअफेक्टेड होता है। 4 नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। अगर हम उसको देखें सबस्ट्रेट को तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और एंजाइम थोड़े क्वांटिटी में रिएक्शन को स्पीड अप करता है, फिर दोबारा रिकवर्ड होता है। तो एंजाइम का जो तादाद है वो सबस्ट्रेट के मुकाबले में बहुत कम होता है। इसका जो शेप है वो ग्लोबुलर होता है, मोस्टली ग्लोबुलर शेप का होता है। प्रोटीन है मोस्टली और वो ग्लोबुलर शेप प्रोटीन है।
इसकी जो सेंसिटिविटी है ये बहुत बड़ा सेंसिटिव होता है एंजाइम दो चीजों के लिए, एक पीएच के लिए और एक टेम्परेचर के लिए। इसलिए आपने सुना होगा कि एंजाइम थर्मोलेबाइल है, यानी ये टेम्परेचर अगर आप बहुत बढ़ा देते हो तो ये डीनेचर होता है। तो इसकी एक्टिविटी के लिए क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है इसके लिए सेंसिटिव है, और पीएच हर जगह पे अलग अलग पीएच है। ये आगे फिर डिटेल से भी हम पढ़ेंगे कि कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन है तो वो लो पीएच पे काम करता है स्टोमक के अंदर, बाकी जैसे ट्रिप्सिन है तो उसके लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए, पीएच ज्यादा उसके लिए चाहिए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो काम करता है। एंजाइम स्पेसिफिक होता है, मोस्टली जो एंजाइम है इसका जो मेजर पार्ट है या एंजाइम का जो क्लास के जो मेजर एंजाइम्स हैं वो सारे स्पेसिफिक है, मतलब एक खास रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इसमें कुछ ऐसे भी है जो कि ये लेस स्पेसिफिक है और वो रेलेवेंट सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है, जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच करता है, कार्बनिक एसिड बना देता है और वहां पे ऑक्सीजन भी जो है वो कैटालाइज करता है और हेमोग्लोबिन के साथ वो मिला देता है, तो दोनों काम करते हैं। तो कुछ ऐसे है जो लेस स्पेसिफिक है, लेकिन ज्यादातर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम है। नीड अ कोफैक्टर, इसके रिएक्शन के लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर मीन इसका नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए एंजाइम के काम के लिए। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे कि एंजाइम असल में जो मैकेनिज्म है एंजाइम का वो क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को, वो एनर्जी जो रिएक्शन के लिए चाहिए उसको लो करता है, जब वो लो हो जाए तो रिएक्शन तेज होता है, तो इसका ये मैकेनिज्म है। डू नॉट अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट, अच्छा एंजाइम ये तो करता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि जो एंड जो आखिरी सब्सटेंस बना वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर ये प्लस ए प्लस बी सी बनाता है विदाउट एंजाइम, तो अगर आप एंजाइम डालोगे फिर भी सी बनेगा, ये अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जल्दी बनेगा, ये सिर्फ स्पीड अप करता है रिएक्शन को। वर्क इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, एंजाइम इन विवो के अंदर भी काम कर सकता है, अगर आप लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज के ऊपर डालोगे, किसी रिएक्शन को कैटालाइज करोगे तो कर सकता है, ये इसकी ये प्रॉपर्टी है। आज के लेक्चर में हमने एंजाइम पढ़ा, एंजाइम के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो इन विवो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। फिर हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि पाइन जो था 1833 में इसने फर्स्ट एंजाइम डायस्टेज डिस्कवर किया था, फिर इसको नाम किसने दिया, इसको नाम FW क्यून, इसको क्यून पढ़ते हैं, तो क्यून ने इसको नाम दिया। फिर 1897 में ई बचनर ने एक और जाइमेज नाम दिया जो ग्रेप जूस के फर्मेंटेशन के लिए जो एक्टिव सब्सटेंस था, अभी हमें पता है कि वो एंजाइम है, तो वो एंजाइम को इसने जाइमेज का नाम दिया था। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े कि कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, नेचर में ये ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, खुद अनअफेक्टेड रहते हैं, कम क्वांटिटी में चाहिए, इसका जो शेप है वो ग्लोबुलर है, सेंसिटिविटी टेम्परेचर और पीएच के लिए बड़ा सेंसिटिव है, हर रिएक्शन के लिए ज्यादातर स्पेसिफिक है, कोफैक्टर चाहिए नॉन प्रोटीन पार्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है रिएक्शन का, और एंड प्रोडक्ट को ये डिस्टर्ब नहीं करता। वर्क इन विवो एज वेल एज इन विट्रो, इन विवो बॉडी के अंदर भी काम करता है और बॉडी के बाहर भी काम कर सकता है। तो एंजाइम स्ट्रक्चर, इससे पहले हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा कि ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें इसके कंपोजिशन के बारे में पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। राइबोजाइम हमने पढ़ा था जनरल में कि राइबोजाइम क्या है, वो आरएनए से बना है, बाकी जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अब इसका जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर तो प्रोटीन तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिशन एंजाइम के दो टाइप हो गए, एक वो जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हम कहेंगे कि या तो सिंपल एंजाइम है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, जो सिर्फ प्रोटीन से बना है, लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन कंपोज्ड ओनली ऑफ आरएनए अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, प्रोटीन, कि सिर्फ प्रोटीन से जो बना है वो सिंपल प्रोटीन है। जबकि कंजुगेटेड एंजाइम कौन से है, जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है हम डिटेल से समझते हैं। अगर हम ऐसे एक स्केच ड्रा करें कि कंप्लीट एंजाइम, जैसे ये रेड वाला एंजाइम है,
अगर एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, कोई कोफैक्टर भी लगा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एंजाइम है, ये जो कंप्लीट एंजाइम है, ये जो होल एंजाइम है, इसको होलो एंजाइम कहेंगे। तो होलो एंजाइम नाम किसका हुआ? इस कंप्लीट एंजाइम का, जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब जिसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मानी क्या हुआ कि ये प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहेंगे। अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। तो कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। और एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट। ये जो कोफैक्टर है ये ऑन ऑफ का काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है। तो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए कोफैक्टर जरूर चाहिए। तो इसके अंदर अगर कोई कोफैक्टर पड़ा हुआ है, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट पड़ा हुआ है, तो वो किस लिए है? वो ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। अब ये जो कोफैक्टर है ये क्या चीज है? जो नॉन प्रोटीन है, तो इसके अंदर भी दो टाइप के हैं, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। जो इनऑर्गेनिक मेटल वगैरह लगे हैं अंदर एंजाइम के अंदर, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और वो कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक है, जैसे NAD और NADP, उसको हम कोएंजाइम कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है, ये सिंपल मेटल्स आयन है, जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, मैंगनीज हुआ। और इसके बारे में जरूर ये बात याद रखना है कि ये टाइटली बाउंड होता है, एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड होता है। और जब तक आप एंजाइम को डीनेचर नहीं करते, ये वाला कोफैक्टर जो है, जिसको आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा, ये हमेशा इसके लिए के साथ टाइटली बाउंड होता है। जबकि कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है, और ये सिर्फ तब अटैच होगा जब एंजाइम रिएक्शन कर रहा होता है, तो ये कैटालिसिस के दौरान उसके साथ अटैच होगा। अब ये कोएंजाइम क्या है? जैसे ये सिंपल मेटल थे, ये सिंपल मेटल नहीं है, लेकिन ये विटामिन्स के डेरिवेटिव है, तो हम कहेंगे ये डायन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन से मिलके बने हुए होते हैं। तो डायन्यूक्लियोटाइड और विटामिन से कोएंजाइम बने हैं, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने पढ़ा था डायन्यूक्लियोटाइड कहाँ पे हमने पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो डायन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन है, बाइंडली ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। जब कैटालिसिस होता है तो उसके दौरान ये बाइंड कर जाता है। इसके एग्जांपल क्या है? यहाँ पे हमने कॉपर, जिंक, मैंगनीज और हीम ग्रुप पढ़ा, जबकि यहाँ NAD, NADP और FAD तो आप डिटेल से बायोएनर्जेटिक में पढ़ते हो, तो ये क्या है? NAD, NADP और FAD। तो इसके अंदर विटामिन भी है और डायन्यूक्लियोटाइड भी है। जैसे ये निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड है। निकोटिनामाइड क्या है असल में? ये विटामिन B3 है। तो ये उसका डेरिवेटिव हुआ निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और ये वाला फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, तो फ्लेविन क्या है? फ्लेविन B2 है, विटामिन B2 का नाम दूसरा फ्लेविन है। ये विटामिन B2 का डेरिवेटिव है, और ये दोनों B3 के डेरिवेटिव्स है। तो ये कोएंजाइम हुए जो कि लूजली बाइंड है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि मेटल है और एंजाइम के साथ वो टाइटली बाइंड होते हैं, और ये हमेशा के लिए इसके साथ बाइंड रहते हैं। जबकि कोएंजाइम जो है ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब ये टर्म सारे क्लियर हो गए, तो अब हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो पार्ट्स पढ़ते हैं वो हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। अगर हम ये रेड वाला एंजाइम ले ले, लेट से ये एंजाइम है, तो इसमें दो मेन पार्ट है। एक इसका एक्टिव साइट है, ये जो मैंने ड्रा किया है ये एक्टिव साइट है। इसमें राउंड अबाउट 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि एलोस्टेरिक साइट, अगर इस एक्टिव साइट के अलावा कोई साइट हो इस एंजाइम के फ्रेमवर्क के ऊपर, तो हम उसको एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। एक्टिव साइट 3D स्ट्रक्चर है, ये केविटी जैसा 3D स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो किसके साथ फिट हो जाए? सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाए। हाईली स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब ये है कि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है। कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। अब ये जो एक्टिव साइट है ये फर्दर दो किस्म के साइट यहाँ पे है, एक बाइंडिंग साइट है, दूसरा कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट का मतलब ये है कि ये बाइंड कर जाता है और रिकॉग्नाइज करता है सबस्ट्रेट को। ये इस सबस्ट्रेट को पहले रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसके साथ बाइंड करेगा। ये इसके लिए फिट है, लॉक एंड की में जैसे हमने पढ़ा था, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे
ये सबस्ट्रेट इसके लिए था, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के लिए था, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इससे आगे फिर प्रोडक्ट बनेगा जो कि हम मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव साइट के अलावा दूसरा एलोस्टेरिक साइट है, साइट अदर देन एक्टिव साइट। अगर इस एक्टिव साइट के अलावा, एक तो ये एक्टिव साइट हुआ, इसके अलावा कोई अवर साइट हो तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। इफेक्टर और मॉड्यूलेटर्स अटैच टू दिस साइट। अब ये साइट किस लिए है, यहाँ पे कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जिसको हम इफेक्टर या मॉड्यूलेटर कहते हैं। अब ये इफेक्टर या मॉड्यूलेटर क्या चीजें हैं, या तो ये एक्टिवेटर है, जैसे ही इधर अटैच होगा एंजाइम एक्टिवेट होगा, इसका ये जो एक्टिव साइड है ये ओपन होगा और रिएक्शन करेगा, या फिर ये इनहिबिटर होगा। इनहिबिटर का मतलब है कि कोई इनहिबिटर, कोई जहर, कोई पॉइजन आके इधर अटैच हुआ, इसने इस एंजाइम को इनहिबिट किया कि आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, तो इसने इसको क्लोज किया, अब ये सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं हो सकता। चले, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आपको एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि अगर एंजाइम के अंदर हम देखें, इसका कंपोजिशन सबसे पहले देखें तो या तो इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है या प्रोटीन के साथ दूसरा भी कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट को कंबाइनली हमने होलो एंजाइम कहा, फिर हमने प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहा और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर। कोफैक्टर दो किस्म के थे, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो दूसरा है वो कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन मेटल्स है जो कि इनऑर्गेनिक है और वो टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि कोएंजाइम का हमने पढ़ा कि असल में विटामिन्स के डेरिवेटिव से, जैसे NADP, FAD, और ये जो है ये लूजली अटैच होते हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस। फिर हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर दो साइट है, एक एक्टिव साइट और दूसरा एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट में फिर हमने पढ़ा कि बाइंडिंग साइट भी है और कैटालिटिक साइट भी है, जबकि एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट जो एंजाइम के फ्रेमवर्क के ऊपर होता है, जहां पे मॉड्यूलेटर्स अटैच होते हैं जैसे इनहिबिटर या कोई एक्टिवेटर। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। आसान सा है, स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसके ये सारे कंटेंट्स आपने याद रखने हैं। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब है कि हाउ एंजाइम वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम के काम का तो हमें पता है कि ये बायोकैटलिस्ट है, मतलब ये कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है और उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब ये काम कैसे करता है, टू हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन द वर्क ऑफ एंजाइम, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म को देखने से पहले हम दो हाइपोथेसिस देखते हैं जिससे हमें एंजाइम के एक्शन को समझने में मदद मिलेगा। नंबर 1 लॉक एंड की हाइपोथेसिस, नंबर 2 इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ये दो हाइपोथेसिस अगर हम समझ गए तो मैकेनिज्म हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहला वाला जो है वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, नाम से जाहिर है कि इसमें लॉक और की बात है, मतलब एक लॉक जिस तरह की को खोलता है सेम उसी तरह एक सबस्ट्रेट और एंजाइम लॉक और की जैसा होते हैं। ये हमें किसने पहले बताया, एमिल फिशर प्रोपोज्ड इन 1890। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें 1890 में इसके बारे में बताया। क्या उसने बताया, जस्ट एज अ स्पेसिफिक की फिट्स इनटू अ स्पेसिफिक लॉक अ पार्टिकुलर एंजाइम इज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जैसे एक ताले के लिए खास चाबी की जरूरत होती है, सेम उसी तरह एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट आ जाता है। यानी इसने स्पेसिफिक बात की कि हर एक ताले के लिए जैसे चाबी है अलग अलग, सेम उसी तरह हर एंजाइम जो है अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए है। एक्टिव साइट इज रिजिड दैट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। अब ये जो एमिल फिशर है इसने हमें एक्टिव साइट के बारे में ये बताया कि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब ये है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इसमें फिट आएगा। अगर सबस्ट्रेट इधर उधर है तो ये अपना जो शेप है ये चेंज नहीं करेगा। जब चेंज नहीं करेगा, इलास्टिसिटी इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका ये जो एक्टिव साइट है ये रिजिड है। इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन,
ये जो हम प्रैक्टिकली अब रिएक्शंस देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी है जहां पे दो अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम है, मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये स्लाइटली मॉडिफाइबल है, जबकि इसने हमें नहीं बताया था। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम फॉलो दिस मॉडल, लेकिन ये जो मॉडल है जैसे लाइपेज से हमारे साथ वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है तो उसके लिए ये बड़ा फिट आता है, ये लॉक एंड की मॉडल। ये नॉन रेगुलेटरी या नॉन एलोस्टेरिक वो एंजाइम है जिसके अंदर मॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ एक्टिव साइट है जो क्या करता है, रिएक्शन को कैरी करता है। वहां पे कोफैक्टर और इन चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है और एक्टिव पार्ट, तो वो वाले एंजाइम इसको फॉलो करते हैं। जबकि दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। नाम से भी जाहिर है कि ये थोड़ा सा अपने जो स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट का उसको चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, ताकि ये फिट हो जाए सबस्ट्रेट के साथ। प्रोपोज्ड बाय कोशलैंड इन 1959, ये साइंटिस्ट ने 1959 में इसके बहुत बाद इसको प्रपोज किया था। इसने क्या कहा था, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कैन चेंज इट्स शेप टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। इसने कहा था कि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का ये थोड़ा सा चेंज होगा ताकि ये क्या करे, जैसे ये बालनुमा स्ट्रक्चर है और ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ये थोड़ा अलग सा है, तो इसने क्या किया, इस अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज किया ताकि ये इसको अकोमोडेट करे इस सबस्ट्रेट को। तो यहाँ पे क्या बात सामने आई कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बात ये समझ में आई कि एक्टिव साइट जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। एडजस्ट इट्स शेप जस्ट लाइक ग्लव्स, ये अपने शेप को कैसे एडजस्ट करता है, जैसे ग्लव्स आपने देखा होगा, जैसे सर्जिकल ग्लव्स से डॉक्टर के मुख्तलिफ हाथ होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, और ग्लव्स को आप देखिए अगर ऐसे पड़े हैं तो अलग जैसा है। जब आप ग्लव्स के अंदर हाथ डालते हो तो हर उंगली का अलग अलग शेप आ जाता है, और ग्लव्स अपना जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू द हैंड चेंज करता है थोड़ा सा। सेम इसी तरह इस एक्टिव साइट ने भी ग्लव्स की तरह अपना हाथ अपना शेप चेंज किया। मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस ये वाला है, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है वो इस मेथड को फॉलो करता है। वो ऑक्सीजन को जब बाइंड करता है तो भी यही सेम एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेस, और दूसरी तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में भी यही एंजाइम है। तो एक एंजाइम ने दो काम किए, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसने अपना एक्टिव साइट थोड़ा सा चेंज किया है। द रेगुलेटरी एंजाइम फॉलो दिस मॉडल, और जितने रेगुलेटरी एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, वो इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और ज्यादातर एंजाइम इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं। अब ये दो हमने मॉडल पढ़े, हाइपोथेसिस पढ़े, अब हम एंजाइम को देखते हैं कि वो अपना काम कैसे करता है। इसके लिए 3 वेस है एंजाइम कैटालिसिस के लिए। एंजाइम जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है तो ये 3 तरीके करता है। एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है और इसमें एनर्जी चेंजेस है, एक्टिवेशन एनर्जी के चेंजेस है। एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब इंतहाई सिंपल है कि एक एंजाइम आया, वो सबस्ट्रेट के साथ मिला, ये वाला एंजाइम है, ये इस सबस्ट्रेट के साथ मिल गया, तो अब दोनों ने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया इसका नाम क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये बना। अब एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम रिकवर हो जाएगा सेम प्रीवियस वाले की तरह। जैसे इनिशियल में था एंजाइम रिकवर हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये चेंज नहीं होता। तो ये था एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो मिल रहे हैं यहाँ अंदर ये अरेंजमेंट किस तरह होता है, क्या चेंजेस होते हैं। तो द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिटिंग प्रिसाइजली इनटू एक्टिव साइट। एक तो ये हमें पता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये अपने एक्टिव साइट के साथ प्रिसाइजली फिट होता है, और अगर प्रिसाइज फिटिंग नहीं है तो थोड़ा दूसरा हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ा कि अपने शेप को ये थोड़ा चेंज करता है, लेकिन ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। जब फिट होगा तो क्या होगा उसके बाद, काजेस चेंजेस इन लोकल कंडीशन, और वहां पे जो लोकल कंडीशन है इस एक्टिव साइट में
और ये सबस्ट्रेट में वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, जैसे वहाँ का पीएच ये चेंज करेगा, वाटर कंसंट्रेशन चेंज करेगा, चार्जेस चेंज करेंगे, और उसी के नतीजे में जो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है सबस्ट्रेट के अंदर वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसको चेंज किया और रीअरेंज किया सब कुछ, तो प्रोडक्ट में चेंज करने की तरफ ये गया। और तीसरा, एक तो इसने यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, फिर यहाँ पे लोकल कंडीशन चेंज किया एंजाइम ने, लेकिन एंजाइम एक बहुत बड़ा अहम काम करता है और उसको कहते हैं एनर्जी चेंजेस। यहाँ पे एनर्जी चेंजेस करवाता है, इसीलिए एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैसे? जैसे इस एनर्जी से मुराद एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या करेगा, एनर्जी नीडेड टू इनिशिएट रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब जितना हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगा इतना स्लोअर रिएक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चेंजेस चाहिए होगा। अब एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। जब ये लोअर करेगा तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बुक में दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे चेंज होता है वाटर और ऑक्सीजन में, तो इसके लिए 86 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगा। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को हम कैटालेज एंजाइम प्रोवाइड करें तो एंजाइम की मौजूदगी में जब ये वाटर और ऑक्सीजन में चेंज होगा तो सिर्फ 1 किलोजूल एनर्जी इसको चाहिए। 86 किलोजूल एनर्जी से एंजाइम ने एनर्जी को कितना कम किया, 1 किलोजूल तक। और यही एंजाइम का मैकेनिज्म है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगा। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अलाउ द रिएक्टेंट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट इजीली। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट में जल्दी पहुंच जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो स्पीड अप हो जाएगा एक रिएक्शन को। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे एक ग्राफ के जरिए समझाया है कि जैसे अगर ये फ्री एनर्जी है और ये प्रोडक्ट इसी तरीके से यहाँ बनते हैं तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है इस साइड पे। तो ये जो फ्री एनर्जी है, अगर हम एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना चाहे और एंजाइम नहीं है तो हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पे 86 किलोजूल था, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब क्या किया, अगर हम इसको एंजाइम प्रोवाइड करें तो एंजाइम क्या करेगा, ये जैसे रेड वाला आपको दिखता है, ये इसी फ्री एनर्जी को, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो ये इस स्टेज में जल्दी पहुंचेगा। अगर ये एक पहाड़ है तो एंजाइम के बगैर इतना बड़ा पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर एंजाइम है तो ये पहाड़ जल्दी पहुंच जाएगा और ये बहुत कम पहाड़ रह जाएगा। तो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की सूरत में बहुत ज्यादा कम हो जाता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है। आज हमने क्या देखा कि मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम को हमने पढ़ा, और मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम में मैंने आपको ये पढ़ा दिया। पहले तो 2 हाइपोथेसिस हमने पढ़े, एक का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरे का नाम है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की में जैसे एक लॉक के लिए की जरूरत है, ऐसा एक फिट एंजाइम आता है सबस्ट्रेट के लिए जिसमें एक्टिव साइट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ पे एक्टिव साइट क्या है, रिजिड है। अच्छा, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि सारे एंजाइम इसी को फॉलो नहीं करते, जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक्टिव साइट में है, और जो एंजाइम है वो अपना एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट थोड़ा चेंज कर देता है। फिर हमने 3 वेस पढ़े कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है। तो एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म है कि एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और एंड में एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिकवर हो गए। दूसरा हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के इस जगह में एक्टिव साइट पे यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं, एंजाइम क्या चेंजेस लाता है। तो लोकल कंडीशन जो है, जैसे पीएच है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे चार्जेस है,
तो वो सारे ये चेंज करता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और तीसरा यहाँ पे एनर्जी चेंजेस है कि जो अगर एंजाइम के बगैर जितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम बहुत कम करता है, जिसके नतीजे में जो रिएक्टेंट है वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम नोमेनक्लेचर यानी एंजाइम को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाई करना, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनटू वेरियस ग्रुप्स के अंदर एंजाइम को क्लासिफाई करना क्या है, एंजाइम नोमेनक्लेचर। तो बहुत सारे एंजाइम है इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। एक था ओल्डर सिस्टम और नाउअडेज से न्यू सिस्टम। ओल्डर सिस्टम में बड़ा आसान था एंजाइम को क्लासिफाई करना, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, सिंपली एड सफिक्स एस टू द सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट था जिसके ऊपर एंजाइम ने ऐड करना था उसके एंड में आपने क्या लगाना था, एस। जैसे अगर लिपिड के रिएक्शन को कोई एंजाइम कैटालाइज करता है तो उसको हम लाइपेज कहते थे, उसके पीछे सबस्ट्रेट के पीछे हमने क्या लगाया, एस। यूरिया को यूरिएस, एटीपी को एटीपेस। प्रोटीन वाले जितने रिएक्शन थे उसको हमने प्रोटीनेस का नाम दिया। माल्टोस को माल्टेस, आरएनए को आरएनेज, डेक्सट्रोस को डेक्सट्रेस, सेलुलोस को सेलुलेस। तो ये बड़ा आसान था कि जैसे आपने एक एंजाइम को नाम देना है, ग्रुप में शामिल करना है, तो सिंपली वो जो रिएक्शन जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्शन करता है उसके पीछे क्या लगाओ, एस, तो सीधा सीधा आपका नाम बन जाता है। हाउएवर कंफ्यूजिंग इन केस ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे जैसे पेप्सिन हो गया, जैसे ट्रिप्सिन हुआ, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करता था, उसका सबस्ट्रेट प्रोटीन था, तो वहां पे हम पेप्सिन के पीछे ऐसा कुछ नहीं लगा सकते थे, ना ट्रिप्सिन के पीछे, तो ये कुछ एक्सेप्शंस बन रहे थे। तो फिर क्या हुआ, न्यू सिस्टम अराइज हुआ ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ये जो मसले है ये खत्म हो जाए, उसके लिए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इसके लिए आपने इसका डेट भी याद रखना है कि एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये एंजाइम के जो नोमेनक्लेचर करता है उसके लिए पूरा एक कमीशन बनाता है, उसका नाम क्या है, एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961 इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम। और ये इन लोगों ने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है या कुछ फंक्शंस है जिसकी बिना पे हमने एंजाइम को डिफरेंट क्लासेस में एडजस्ट किया। अब इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 मेजर कैटेगरीज है, कुछ सब कैटेगरीज भी है लेकिन 6 मेजर कैटेगरीज है जो हमने याद करना है। बड़े आसान है, इस फार्मूले से हम इसको याद करेंगे ऑन द हिल। इसमें जो पहला लफ्ज़ है ओ, इससे पूरे क्लास को ये ओ रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडोरिडक्टेस। टी से ट्रांसफेरेजिस, दूसरा क्लास इसका क्या है, ट्रांसफेरेजिस। फिर एच से हाइड्रोलेजिस, आई से आइसोमेरेजिस, 2 एल है, एक एल से लाइएजिस और दूसरे से लाइगेजिस। तो ये 6 क्लासेस है जो हमने याद करना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हर एक के थोड़ा सा अपने एक डेफिनेशन याद करना है और कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेस के नाम से जाहिर है कि ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, यानी ये जिस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसी को ये कैटालाइज करता है। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आप लिखे या इसके सब कैटेगरीज है वो अगर आप याद कर सकते हो, जैसे ऑक्सीडेजिस इसका सब कैटेगरी है, ऑक्सीजनेसिस है और पर ऑक्सीडेसिस है। ऑक्सीडेसिस के एग्जांपल में जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है। ऑक्सीजनेसिस बड़ा मशहूर एंजाइम है, रोबिस्को जो फोटो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था जहाँ पे इसका डुअल नेचर है। और पर ऑक्सीडेस के लिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो है कैटालेस। तो ये 3 इसके एग्जांपल है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, रोबिस्को और कैटालेसिस। ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और इस पूरे क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेस। दूसरे क्लास का नाम है ट्रांसफेरेजिस। नाम से अगेन जाहिर है कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जब ट्रांसफर होता है तो ये एंजाइम उसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इन्वॉल्व इन रिएक्शन वेयर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे कार्बोक्साइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, अगर वो ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे ये एंजाइम, इस ग्रुप के जो एंजाइम है वो काम करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसमिथाइलेजेस है मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांस कार्बोक्सिलेज कार्बोक्साइल ग्रुप को, एंड ट्रांस अमाइनेज अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तीसरा जो है इसमें वो
ये दो हो गए। तीसरा एच से हाइड्रोलिसिस, और नाम से दोबारा जाहिर है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है। कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या है? ब्रेकिंग बॉन्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन से जो बॉन्ड टूटते हैं उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और उस हाइड्रोलिसिस को या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस एंजाइम रेगुलेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक का नाम एस्ट्रेजिस, फॉस्फेटेजिस, पेप्टाइडेजिस, ये तीन नाम आपने याद करने हैं हाइड्रोलिसिस के साथ। बाकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वो भी इसी में आते हैं। आइसोमेरेसिस, देखो नाम से फिर जाहिर है कि आइसोमर जब बनते हैं, आइसोमर तो एक जैसे होते हैं, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर फार्मूले में। तो आइसोमेरेसिस एक स्ट्रक्चर को दूसरे में कन्वर्ट करता है। कैटालाइज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल इपिमेरेज और म्यूटेज। म्यूटेजिस और इपिमेरेजिस क्या करते हैं? आइसोमेराइजेशन। तो ये आपने इसके साथ याद करने हैं। आखिरी दो जो है लाइएजिस और लाइगेजिस। अब देखो लाइएजिस का माना, लाइएजिस में आपने जरूर ये बात याद रखना है कि यहाँ एटीपी नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती। कैटालाइज रिएक्शन वेयर ग्रुप्स आर एडेड टू आर रिमूव्ड फ्रॉम डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और एटीपी। इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, एटीपी कंज्यूम नहीं होता, और इसमें क्या होता है कि सिंपली जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर ये ग्रुप ऐड करता है तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड है और ये ग्रुप को रिमूव करता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। आप केमिस्ट्री में इस बात को जानते हैं। तो ये लाइएजिस करता है, कभी डबल बॉन्ड बनाता है, कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो ये मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, और जब डबल से सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन को ऐड किया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। इसके एग्जाम्पल में डी कार्बोक्सिलेजिस और डी अमाइनेजिस शामिल है। आखिर में लाइगेजिस है, नाम से क्या लगता है आपको? लाइगेशन, जोड़ना। लाइगेशन मीन जोड़ना, ये चीज़ों को जोड़ते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल है जिसके बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ते थे, ये जोड़ते हैं लाइगेजिस, और यहाँ पे एटीपी क्या होता है? यूज होता है। इसका दूसरा नाम है सिंथेटेज। कैटालाइज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सबस्ट्रेट, लेकिन इसमें क्या बात है, वहाँ पे यूजिंग एनर्जी नहीं थी, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। एग्जाम्पल क्या है? डीएनए लाइगेजिस और आरएनए लाइगेजिस बड़े मशहूर एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ते हैं या आरएनए को जोड़ते हैं। आज हमने एंजाइम नामेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि एक ओल्डर सिस्टम था जिसमें बड़े आसानी के साथ हम सफिक्स एस को ऐड करते थे सबस्ट्रेट के साथ, और नाम बन जाता था, जैसे प्रोटीन के साथ प्रोटीएज, यूरिया के साथ यूरिएज, लिपिड के साथ लाइपेज। लेकिन ये सिस्टम कंफ्यूजिंग था कुछ एग्जाम्पल में। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रिप्सिन की बात करते थे या पेप्सिन की बात करते थे तो वहाँ पे ये जो एंजाइम था ये आपके लिए काम नहीं करता था। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 1961 में एक एंजाइम का इंटरनेशनल यूनियन था। किस नाम से? एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और उन लोगों ने एक तरतीब दिया एक न्यू सिस्टम को, जिसके अंदर उसने एंजाइम को 6 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। और उसमें जो इम्पोर्टेंट ग्रुप थे वो 6 थे, और उसको हमने एक निमोनिक से याद किया ऑन द हिल। वो से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजिस, हाइड्रोलेजिस, आइसोमेरेजिस, लाइएजिस, ये 6 बड़े ग्रुप है। नाम से जाहिर है कि ऑक्सीडो रिडक्टेजी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करता है, और इसमें कुछ एग्जांपल जैसे रोबेस्को बड़ा मशहूर है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और कैटालेज आपने याद करने हैं। फिर ट्रांसफेरेजिस में ट्रांसफर ऑफ एक ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर करना, और उसमें एग्जांपल थे ट्रांसमिथाइलेज, ट्रांस कार्बोक्सिलेज और ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस नाम इसमें भी है, और इसके एग्जांपल में सारे ट्रांस नाम है। हाइड्रोलेसिस कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर, और इसके अंदर हमने एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े, एस्ट्रेजिस, फॉस्फेटेजिस और पेप्टाइडेजिस। आइसोमेरेजिस जो है वो कैटालाइज करता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल इपिमेरेज, म्यूटेज है। लाइएजिस क्या कैटालाइज करता है कि ऐड करता है या रिमूव करता है डबल बॉन्ड से कुछ मॉलिक्यूल को, या उस डबल बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूल को ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता। और डी कार्बोक्सिलेज और डी अमाइनेजिस का डी से जो है ये एग्जांपल है। लाइगेजिस का दूसरा नाम सिंथेटेजिस है, और कैटालाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, क्योंकि ये लाइगेशन करता है। एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज और आरएनए लाइगेज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या रिएक्शन। एंजाइम जो रिएक्शन स्पीड अप करता है उसका मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ा कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को
तेज करता है या कम करता है, यानी एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो चार ऐसे फैक्टर है। पहले नंबर पे हम टेम्परेचर पढ़ेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एंजाइम। दूसरे नंबर पे हम पीएच पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ेंगे। और कुछ बाकी ऐसे ग्रुप्स है जैसे इनहिबिटर है वो अदर के हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो है टेम्परेचर, पहले इसको पढ़ते हैं। हमें पता है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है और थर्मोलेबाइल है। टेम्परेचर का उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है, टेम्परेचर उसको डीनेचर करा देता है। तो कौन सा इफेक्ट है टेम्परेचर का इसके ऊपर, ये तो मैंने टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी कि द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई। अब इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे हमें ये पता होना चाहिए कि एक खास टेम्परेचर होता है हर एंजाइम के लिए या सारे एंजाइम के लिए जो कि एक बॉडी के अंदर है। उस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करा देता है और उसी टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर एक बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें पता है कि जैसे ह्यूमन के बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमन का एंजाइम बेस्ट एक्शन करेगा, इसको हम ऑप्टिमम कहते हैं। इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा और एंजाइम एक हद आएगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। और अगर हम ऑप्टिमम से बिलो करें टेम्परेचर को तो एक्टिविटी स्लो होता जाएगा और बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा अगर हम उसको आइस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाए। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी 0 नहीं होती, खत्म नहीं होती, फिर भी एक्टिविटी है लेकिन बहुत ज्यादा कम एक्टिविटी है। तो पहले हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द आइडियल टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क बेस्ट। अगर बॉडी के एंजाइम बेस्ट वर्क एक टेम्परेचर पे करता है तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऊपर हम चूंकि इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का, तो इसमें बताया गया है कि अगर हम ऑप्टिमम तक जा रहे हैं तो वहां तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। यानी अगर जैसे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल 37 दे दिया और अगर टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर हम 21 करें, 22 करें, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। कब तक? 37 तक। 37 तक ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम जब ऊपर जाएंगे तो दोबारा रिवर्स होगा, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 38, 39 और एक्टिविटी कम होती जाएगी यहाँ तक कि 43, 44 करेंगे और जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएंगे, यानी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है कि अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। रीजन इसके लिए क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कोलेजन। हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का जो कोलेजन है वो बढ़ता जाता है और रिएक्शन रेट बढ़ता रहता है। बट इंक्रीजिंग बियॉन्ड डेट लिमिट डिक्रीजिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ये आपने याद रखना है कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद ऊपर करेंगे इस लिमिट से तो एक्टिविटी फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रीजन इसके लिए क्या है? अल्टर द ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो है उसका ग्लोब्यूलर शेप है और ये प्रोटीन है और टेम्परेचर इसके लिए ये शेप जो है ग्लोब्यूलर ये चेंज करेगा। और जब नॉर्मल शेप नहीं रहेगा तो नॉर्मल एक्टिव साइट नहीं रहेगा, जब नॉर्मल एक्टिव साइट नहीं रहेगा तो एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। अब अगर इससे फर्दर इंक्रीज विल कॉज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत इंक्रीज करेंगे तो चूंकि प्रोटीन है और थर्मोरेबाइल है तो ये डीनेचर हो जाएंगे। Optimum temperature vary among different organism, like for example
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट है, हर एक के लिए एक जैसा टेम्परेचर नहीं चाहिए। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब एज अ होल मैमल को अगर हम देखें तो उसमें राउंड अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे ह्यूमन में 37 है, 40 के नजदीक है, तो बाकी भी मैमल है बहुत सारे, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैमल्स में क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा एक आर्टिक स्नो फ्ली है, एक इंसेक्ट है जिसके विंग्स नहीं होते और जो बर्फ में होता है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए चूंकि वो बर्फ के अंदर रहता है तो जितनी सर्दी होगी इसका टेम्परेचर, इसका एंजाइम ज्यादा काम करेगा, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक मीन हीट लविंग, तो इसको थर्म या हीट पसंद है, तो अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप हीट बढ़ाओगे तो फिर भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। गर्म चश्मे के अंदर जो बैक्टीरिया पाए गए हैं वो क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंजाइम स्टिल वर्क एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट अ स्लोअर रेट। पहले मैंने आपको क्लियर किया है ये एमसीक्यूज कि एंजाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करता है लेकिन रेट उसका बहुत स्लो होगा। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होता है, जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाओगे, 10 से 20, 20 से 30, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। कब तक, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसके एक साइड पे क्या बताया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरे पे टेम्परेचर है। शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रिएक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो रेट बढ़ता जाएगा, 20, 30, ये हम मैमल की बात कर रहे हैं, तो हम 40 तक जब पहुंच जाते हैं तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी है, एंजाइम का रिएक्शन मैक्सिमम है। लेकिन अगर 40 से हम बियॉन्ड जा रहे हैं तो ये फिर से स्लोअर होता जाएगा रिएक्शन रेट, और एक हद आएगा कि वहां पे एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, सारे एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का अगर हम कंपैरिजन करें तो एक ग्राफ बनेगा, उसमें एक पीक होगा और वो पीक आपको इंडिकेट करेगा कि यही ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है। तो जब हम टेम्परेचर के लाइन में देखेंगे, जैसे अगर ये मैमल का है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो होप ये टेम्परेचर तो आसान है, आप समझ गए होंगे कि कैसे ये उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब पीएच को अगर हम देखें, पीएच एक स्केल है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये भी इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1, ये तो आप याद रखो कि गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर है तो वहां पे पीएच 1 है, तो फिर बढ़ता जाता है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, और 3, 4 ऐसे पीएच रहता है, लेकिन एसिडिक है। फिर स्वेट ग्लैंड के अंदर देखे तो 4 है, वाटर का तो न्यूट्रल है, 7 पीएच है। तो पीएच का क्या इफेक्ट है, पहले जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था सेम उसी तरह ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या होगा, ये वो पीएच होगा जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, एट विच एंजाइम वर्क बेस्ट। एक फिजियोलॉजिकल पीएच होता है बॉडी के अंदर, फॉर मोस्ट ऑफ द सेल इज अराउंड 7 to 8, ज्यादातर सेल्स के अंदर 7 to 8 पीएच है, तो हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल पीएच 7 to 8 है। सर्टेन एंजाइम फंक्शन एट एक्सट्रीम पीएच, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो फिजियोलॉजिकल के अलावा भी एक्सट्रीम पीएच पे काम करते हैं। लाइक ट्रिप्सिन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, अल्कलाइन 8, 9, 10, 14 तक है, तो अगर 8 हो तो ज्यादा, ये एक्सट्रीम बेसिक है, अल्कलिनिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो 8 पे ट्रिप्सिन काम करता है। पेप्सिन एसिडिक में जैसे स्टमक में 1, 2 पे बेस्ट काम करता है। चेंज इन पीएच अल्टर द एक्टिव साइट, हेंस बाइंडिंग। असल में अगर आप पीएच चेंज करते हो तो बाइंडिंग साइट ये चेंज करता है। बाइंडिंग साइट के अंदर क्या है, अमीनो एसिड है, तो वो चेंज होते हैं और फिर बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। अब कुछ एंजाइम है जिसके लिए ऑप्टिमम पीएच है। अच्छा, ये जो मैंने पीएच आपको पढ़ाया इसका सिंपल समरी ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पीएच होता है, तो जिस एंजाइम जिस पीएच पे बेस्ट काम करेगा वो उसके लिए ऑप्टिमम होगा।
जरूरी नहीं कि सब एंजाइम एक पीएच पे काम करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पेप्सिन का और ट्रिप्सिन का। पेप्सिन को देखो, वो स्टोमक के अंदर 1 या 2 पीएच पे बेस्ट काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 पे बेस्ट काम करता है। तो 8 ट्रिप्सिन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया और 1 जो है वो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। तो डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो इस टेबल में लाइपेज जो पेंक्रियास के अंदर है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 8 है। ये आपने रट्टा करना है अपनी किताब से कि लाइपेज जो कैस्टोराइल में है उसका 4.7 है, ट्रिप्सिन का 7.8 से 8.7 है, अमाइलेज जो पेंक्रियास के अंदर होता है 6.7 से 7। ये इसलिए पेंक्रियास इसके साथ लिखा है कि दूसरा अमाइलेज ये माल्टोज वाला है 4.6 से 5.2, और एक लाइपेज जो कैस्ट्रोलाइल के अंदर था वो किताब में दिया है, दूसरा लाइपेज जो स्टमक के अंदर है और वो 4 to 5 है। पेप्सिन जो है 1.5 से 1.6, यूरिएज 7, इनवर्टेज जिसको सक्रेज भी कहते हैं उसके लिए ऑप्टिमम पीएच 4.5 है, माल्टेज के लिए 6.1 से 6.8 और केटलेज के लिए एंजाइम के लिए 7 है। तो ये सारे पीएच जो इसके सामने लिखे हैं ये इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है, आपने इसको याद रखना है। अब ये तो था पीएच का कि डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट पीएच है और डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट पीएच है। जैसे स्टमक में अलग है तो वहां पे वो एंजाइम काम करेंगे जिसके लिए वो पीएच मुनासिब है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है। अच्छा, फिर कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन है, एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक हद तक, और उस हद को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन अंटिल द सैचुरेशन पॉइंट। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, देखो लिट से यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है जिसकी ये एक एंजाइम है, ये दूसरा एंजाइम है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट का निशान में कुछ यू बनाऊंगा कि यहाँ पे फिट आ जाए ना। तो ऐसा एक सबस्ट्रेट है। लिड से हमारे पास 4 सबस्ट्रेट है, ये 1 नंबर हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4। लिड से ये 4 जो है ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम को रेड कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से ये 4 सबस्ट्रेट है, जो रिएक्शन होता है उसके अंदर 4 सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मीन जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम एंजाइम को, जैसे ये हमारे पास एक एंजाइम है लेट्स से, और इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, चलो ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर एक एंजाइम अवेलेबल है और आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि ये इस रिएक्शन को 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो पहले 1 सेकंड में ये इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर ये रिकवर होगा यहां से यहाँ। एंजाइम हमेशा क्या होता है, रिकवर होता है। ये फिर आएगा, इसको कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड वाले को कन्वर्ट करेगा और फिर फोर्थ वाले। तो कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक की जगह हम 2 एंजाइम ला रहे हैं। तो पहले सेकंड में इस 2 ने इन दोनों से प्रोडक्ट बनाया, फिर दोनों वापस आए, इन दोनों से प्रोडक्ट बनाया। तो कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। पहले 4 सेकंड लगे थे जब एंजाइम अकेला था, अब 2 एंजाइम है तो इसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और 2 सेकंड में किया। अब अगर हम इसको बढ़ाए तो ये और जल्दी हो जाएगा, एक दफा में 3 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले में 1 और कंप्लीट करेगा। अब अगर इसको हम 4 करें तो 1 ही सेकंड में, चारों 1 ही सेकंड में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो देखो हमने वहां पे क्या बताया एंजाइम कंसंट्रेशन में कि इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने देखा 4 सेकंड से 1 सेकंड हुआ, लेकिन अनटिल द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि सारे सबस्ट्रेट जो है वो कवर हो गए, एंजाइम ने सबको ऑक्युपाई किया। अब अगर मैं बढ़ा रहा हूं, एक और एंजाइम इसके साथ ऐड कर रहा हूं, तो आप बताइए कि नेक्स्ट वाला एंजाइम कोई फायदा देगा? नहीं देगा, क्योंकि चारों सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी चारों एंजाइम ने कन्वर्ट किया। ये एंजाइम अब अगर मैं जितना भी बढ़ाऊंगा तो फजूल में रिएक्शन के अंदर डालूंगा। तो सैचुरेशन पॉइंट तक जब मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो क्या होता है
कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब देखो सेम इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन अंटिल द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड। मतलब सेचुरेशन पॉइंट पहुंचने तक अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन इंक्रीज होगा। जैसे अगर शुरू में एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, नहीं ऐसा कहो कि बहुत ज्यादा एंजाइम है सेल के अंदर और सबस्ट्रेट एक है, तो थोड़ा प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बना। अब अगर आप इस सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो और एंजाइम है तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन हम कहेंगे ज्यादा प्रोडक्टिव है। 3 से और ज्यादा बना, 4 से और ज्यादा, 5 से और ज्यादा। लेकिन अगर एंजाइम 5 है और आप छठा इसके अंदर सबस्ट्रेट डालोगे तो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 4 एंजाइम है या 5 एंजाइम है और वो ऑलरेडी बिजी है। तो अब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाएगा। तो सेचुरेशन पॉइंट तक अगर आप कंसंट्रेशन एंजाइम का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन तेज होगा, और अगर सबस्ट्रेट का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन तेज होगा। इसके आगे फिर लिखा है अदर ग्रुप। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिसका रिएक्शन के ऊपर असर है, जैसे कोएंजाइम है, हमने पहले पढ़ा है, कोफैक्टर पढ़े हैं कि ये कोएंजाइम और कोफैक्टर किस लिए रिक्वायर्ड है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। या कुछ ऐसे इनहिबिटर है जो एंजाइम के रिएक्शन को इनहिबिट करता है, और ये इनहिबिटर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले भी है। कोएंजाइम और कोफैक्टर पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ा रहा था वहां पे आपको पढ़ाया कि इसमें एक प्रोटीन है और दूसरा मेटल है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इनहिबिटर पढ़ाऊंगा कि इनहिबिटर कैसे रिएक्शन को तेज करता है, स्लो करता है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, वो सारा पढ़ा दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने आपको वो सारे फैक्टर्स बता दिए जिसका रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे असर होगा। तो एंजाइम के रिएक्शन रेट पे असर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंजाइम थर्मोलेबाइल है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा और फिर डीनेचर होगा। फिर पीएच का मैंने बता दिया कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पीएच है और डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच है। तो जिस जगह पे जिस एंजाइम को अपना ऑप्टिमम पीएच मिले वहां पे वो बेस्ट काम करेगा। फिर हमने कंसंट्रेशन का कहा कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अप टू सैचुरेशन पॉइंट तो रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन बढ़ेगा। और आखिर में मैंने अदर्स के अंदर आपको ये पढ़ा दिया कि कुछ कोफैक्टर, कोएंजाइम या इनहिबिटर है जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर रखते हैं। इनहिबिटर्स एंजाइम चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, और इसमें आज हम सीखेंगे कि इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने सारे फैक्टर्स पढ़े जिसमें टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन था, और एंड में मैंने लिखा था अदर्स। अदर्स के नीचे कुछ कोफैक्टर्स और इनहिबिटर्स वगैरह थे। इनहिबिटर्स उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और थोड़ा इसमें कंसेप्ट ज्यादा है, तो आपने इनहिबिटर्स को सही से याद करना है। डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इनहिबिटर्स का मतलब है कि इनहिबिट करता है, यानी ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। अब या तो ये परमानेंटली इनहिबिट करेगा वो एंजाइम को, ये उसके फंक्शन को हमेशा के लिए खत्म करेगा, या रिवर्सिबल होगा, टेम्पररी ये ब्लॉक करेगा और फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन टेम्पररी और परमानेंटली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। इसके नेचर पे है कि कौन सा वाला इनहिबिटर है, तो ये एंजाइम को या टेम्पररी डीएक्टिवेट करेगा या परमानेंटली, और ये डिपेंड करेगा इसके नेचर पे। एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, कैटालिसिस है, रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अगर वो अपना काम ना कर पाए इस इनहिबिटर की वजह से तो हम कहेंगे इसने उसके इफेक्ट को इनहिबिट किया है। ये इनहिबिटर या तो नेचुरली इनसाइड द सेल होते हैं या फिर हम कुछ आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इनहिबिटर्स का काम करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, या फिर कुछ ऐसे पॉइजन है, पेस्टिसाइड है, जैसे एक एग्जांपल डीडीटी का है। तो बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड और पॉइजन है जो हमारे एंजाइम को डीनेचर करते हैं और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। अब ये जो इनहिबिटर है ये दो किस्म के हैं, या तो इरिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल। नाम से जाहिर है कि इरिवर्सिबल का मतलब है कि परमानेंटली इसने एंजाइम को डीनेचर किया, अब एंजाइम काम कभी नहीं करेगा। और दूसरा है रिवर्सिबल। फिर रिवर्सिबल के भी दो टाइप है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। तो तफसील से पढ़ते हैं कि इरिवर्सिबल क्यों है।
वो इसलिए रिवर्सिबल है कि ये जब जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो वहां पे जो ये जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है परमानेंट, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये फिर रिवर्स नहीं होता। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, परमानेंटली अल्टरिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर, और ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा एंड मेक इट अनेबल टू कैटालाइज, ये इसको अल्टर करेगा, चेंज करेगा, अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करेगा, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और फिर एंजाइम क्या नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट वहां पे अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो एक्टिव साइट है वो इसने क्या किया, परमानेंटली चेंज किया। एग्जाम्पल की बात अगर करें हम तो पॉइजन है बहुत सारे, जिसमें बहुत मशहूर जो है साइनाइड है, हेवी मेटल जैसे मरकरी है, और पीबी है, लेड जिसको कहते हैं, सर्टन इंसेक्टिसाइड, और कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स है जो कि परमानेंटली एंजाइम को डीनेचर करते हैं। तो ये था आपका इरिवर्सिबल, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और जिसने स्ट्रक्चर को चेंज किया। दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब ये भी इंटरेक्शन करेगा, ये भी एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो बॉन्ड वीक होगा। और कौन सा वाला? लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, टेम्पररी ब्लॉक करेगा क्योंकि ये रिवर्स होगा। अब ये जो रिवर्सिबल है इसके दो टाइप्स है, एक को कम्पिटिटिव कहते हैं और दूसरे को नॉन कम्पिटिटिव। नाम से जाहिर है कि कम्पिटिटिव कंपटीशन करेगा। अब किस चीज के साथ कंपटीशन करेगा? सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, और ये जाके ऐसे अगर इसको हम कहें कि ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है, तो जो सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच होने के लिए है, ये वाला लेट से सबस्ट्रेट है और ये इसने यहाँ अटैच होना है, तो इसके साथ कंपटीशन कौन करेगा? लेट से ये एक पॉइजन है जिसका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ अटैचमेंट वाला, ये इसके साथ सिमिलर है, तो इसकी बजाय सबस्ट्रेट की बजाय ये जो पॉइजन है, ये जो इनहिबिटर है, ये आके इधर अटैच हो जाएगा और इसके साथ कंपटीशन करेगा। तो हम कहेंगे कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इनहिबिटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। अब एक तो ये सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली रिजेंबल है, दूसरा एंड कंपीट फॉर एंजाइम एक्टिव साइट, और इस एक्टिव साइट के लिए ये उसके साथ कंपीट करेगा, कंपटीशन बनाएगा, मुकाबला करेगा। सिंपली इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के बढ़ाएंगे तो ये पॉइजन को कम चांस, इनहिबिटर को कम चांस मिलेगा और रिएक्शन कैरी हो पाएगा। तो चूंकि ये वैसे भी रिवर्सिबल है और ये रिवर्स होता है, अगर हम क्या करें, कंसंट्रेशन ज्यादा करें सबस्ट्रेट की, तो फिर ये रिएक्शन हो पाएगा। दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव, या इसका दूसरा नाम है एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन। पहले एंजाइम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के अलावा दूसरा जो साइट होता है एंजाइम के ऊपर, उसका नाम एलोस्टेरिक है। तो यहाँ पे ये नॉन कम्पिटिटिव है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करेगा, बजाय इसके इसका स्ट्रक्चर भी सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जाके कहाँ पे अटैच होगा? अगर ये दूसरा साइट है, लेट से ये दूसरा साइट है एलोस्टेरिक, तो ये जाके इधर अटैच होगा और ये जो एक्टिव साइट है इसमें चेंज करेगा। तो जब ये एक्टिव साइट यहां से चेंज करेगा तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, और हम इसको एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन या नॉन कम्पिटिटिव कहेंगे। इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट एंड अल्टरिंग द एक्टिव शेप। एक्टिव साइट शेप, एक्टिव साइट का ही शेप चेंज करेगा, तो जो सबस्ट्रेट है दे विल अनेबल टू अटैच। अच्छा, इसका फिर एक एग्जाम्पल है अकमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। कभी कभी रिएक्शन होता है तो उसके एंड में अकमुलेशन होता है प्रोडक्ट का, या कभी कभी ये क्वेश्चन में ऐसे आता है कि फीडबैक इनहिबिशन के बारे में बताओ, कि जो प्रोडक्ट बना उसने फीडबैक किया और रिएक्शन को स्टॉप किया, इनहिबिटर का काम किया। या ऐसा आता है क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है एलोस्टेरिक का, तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक का मतलब फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा एंड प्रोडक्ट, वो क्या काम करेगा? वो इनहिबिटर का काम करेगा। लेट से ये एक रिएक्शन है जहां पे ये सबस्ट्रेट है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इससे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इसके लिए एंजाइम चाहिए होगा, तो इस एंजाइम ने इसको कन्वर्ट किया, फिर इस इंटरमीडिएट को दूसरे एंजाइम ने कन्वर्ट किया, और फिर इस इंटरमीडिएट को फाइनल एंड प्रोडक्ट में इस वाले एंजाइम ने कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है ये बिल्कुल इनहिबिटर का काम करता है। जो पहला एंजाइम है, ये प्रोडक्ट जब बनता है तो नया प्रोडक्ट बन गया ना, और ये प्रोडक्ट उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करेगा। लेकिन कौन सा इनहिबिटर? स्ट्रक्चर उसके साथ सिमिलर नहीं होगा, दूसरे साइड पे। ये एलोस्टेरिक का एग्जांपल है, तो ये जाके दूसरे एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट पे जाके अटैच होगा और यहाँ इसको चेंज करेगा, रिएक्शन को स्टॉप करेगा या स्लो करेगा। अब ये वाला जो है
फीडबैक इनहिबिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो हमने पॉइजन की बात की, अब जब पॉइजन आ जाता है और एंजाइम को अपनी एक्टिविटी से मना करता है, लेकिन यहाँ पे पॉइजन नहीं है। यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसका है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये होम्योस्टेसिस में काम करेगा। ये जो एंड प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये उसको बताएगा कि प्रोडक्ट बना हुआ है और रिएक्शन अभी उसने अपना काम किया है, अभी नहीं चाहिए हमें मजीद प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट यूज होता रहेगा और रिएक्शन अभी स्टॉप है। जब ये प्रोडक्ट यूज हो जाएगा तो दोबारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो दोबारा ये स्टॉप करेगा। तो इसका फायदा है किस चीज में, नेगेटिव फीडबैक में, जिसको हम होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो इस वाले में एलोस्टेरिक में आपने ये तीन बातें याद रखना है। एक तो ये जाके एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट के ऊपर अटैच होता है तो एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन है। दूसरा ये रिवर्सिबल है, देखो जब प्रोडक्ट खत्म होता है तो दोबारा हो जाता है तो रिवर्सिबल है। और तीसरा ये होम्योस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेनिफिट है। ये पॉजिटिव सेंस में हम इसको देखते हैं, अकोमोडेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट हो। वैसे इनहिबिटर को हम नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं कि इनहिबिटर ने क्या किया, जाके एंजाइम को इसने उसका जो एक्शन था उसको खत्म किया। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि इसने रिएक्शन को स्टॉप किया और फायदे के लिए किया, क्योंकि फिर तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता जाएगा। लेट से ग्लूकोज पैदा हो रहा है तो बहुत ग्लूकोज बनेगा, ये कुछ सिक्रीट हो रहा है तो बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको मना करता है। आज मैंने आपको पढ़ाया इनहिबिटर्स का डेफिनेशन बताया कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। फिर दो बड़े इसके टाइप हमने पढ़े, एक था रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ये था कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और वो हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज हो गया वो एंजाइम। दूसरा था रिवर्सिबल, जिसमें हमने कहा कि वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर उसमें दो हमने पढ़े, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव की बात जहां पे आ जाती है वहां पे हमारा मतलब क्या होता है, कंपटीशन, कि स्ट्रक्चरली ये सबस्ट्रेट के साथ सिमिलैरिटी रखता है और एक्टिव साइट के लिए कंपीट करता है। और दूसरा नॉन कम्पिटिटिव होता है कि वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होगा, लेकिन ये जाके एंजाइम का जो दूसरा साइट होता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहां पे अटैच होगा और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है एक्टिव साइट का, तो सबस्ट्रेट वहां पे अटैच नहीं हो पाता। फिर इसका एक एग्जांपल हमने एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन पढ़ा, ये जिसमें एंड प्रोडक्ट जो पैदा होता है वो इनहिबिटर का काम करता है और फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो रिएक्शन को वो स्टॉप करता है, जो कि होम्योस्टेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।